पॉटर और आग का प्याला। चैप्टर 9। मौत का निशान। बैंगनी गलीचे वाली सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरते समय मिस्टर वीजली ने फ्रेड और जॉर्ज से कहा, अपनी मम्मी को ये बिल्कुल मत बताना कि तुमने जुए में पैसे जीते हैं। फ्रेड ने खुशी से कहा, आप चिंता मत करिए डैडी, हमने इस पैसे को लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं और हम नहीं चाहते कि मम्मी इसे जब्त कर लें। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे मिस्टर वीजली पूछने वाले हों कि उनकी बड़ी बड़ी योजनाएं क्या थी, पर कुछ सोचने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि उनका इस बारे में ना जानना ही ज़्यादा अच्छा है। जल्द ही वो दर्शकों के हुजूम में पहुंच गए, जो स्टेडियम से बाहर निकलकर अपने अपने कैंप की तरफ जा रहे थे। जब वो लालटेनों से रोशन रास्ते पर लौट रहे थे, तो उन्हें रात की हवा में ज़ोर ज़ोर से गाने की आवाज़ें सुनाई दी। ऊपर आसमान में लेप्रिकॉन्स खुशी से चिल्लाते हुए उड़ रहे थे और अपनी लालटेनें लहरा रहे थे। जब आखिरकार वो लोग अपने तंबू में पहुंचे, तो किसी का भी सोने का मन नहीं था, क्योंकि चारों तरफ काफ़ी शोर हो रहा था। मिस्टर वीजली ने सोने से पहले एक एक कप हॉट कोको पीने का बच्चों का प्रस्ताव मान लिया। फिर वो सभी लोग खुशी खुशी मैच के बारे में बातें करने लगे। मिस्टर वीजली मैच के बारे में हुई मारधाड़ के बारे में चार्ली से बहस करने लगे। बातों का सिलसिला काफ़ी लंबा चल गया। जब जिनी का सिर छोटी सी टेबल पर लुढ़क गया और इस वजह से फर्श पर गर्म चॉकलेट फैल गई, तब जाकर मिस्टर वीजली ने सबको चुप कराया और सोने जाने को कहा। हरमाइनी और जिनी अपने तंबू में चली गई। हैरी और वीजली परिवार के बाकी सदस्य पजामा पहनकर ट्रेन के स्लीपर की तरह एक के ऊपर एक बने पलंगों पर चढ़ गए। कैंप की दूसरी तरफ से उन्हें अब भी गाने की आवाज़ें और बीच बीच में पटाखों के धमाके सुनाई दे रहे थे। ओह, मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, मिस्टर वीजली नींदे स्वर में बुदबुदाए। मुझे आयरलैंड वालों से कहना अच्छा नहीं लगता कि उन्हें जश्न मनाना बंद कर देना चाहिए। हैरी रॉन से ऊपर वाले पलंग पर था। वह लेटे लेटे तंबू की छत को घूर कर देखता रहा। बीच बीच में उसे ऊपर उड़ने वाले किसी लेप्रेकॉन की चमक दिख जाती थी। वो क्रम के शानदार दावों को याद करता रहता। वो बहुत उतावला हो रहा था कि वो भी अपनी फायर बोल्ट पर चढ़कर छद्म छलावा आजमा कर देखे। ऑलिवर वुड हिलते रेखा चित्र दिखाकर हैरी को कभी समझा नहीं पाया था ये दांव खेला कैसे जाता है। हैरी ने कल्पना भी की कि उसके दुशाले की पीठ पर उसका नाम लिखा था। 1 लाख लोगों की भीड़ तालियां बजा रही थी और लूडो बैगमैन की आवाज़ पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी। और ये है हैरी पॉटर। हैरी को पता नहीं था कि उसे नींद आई भी थी या नहीं। हो सकता था कि क्रम की तरह झाड़ू पर उड़ने की कल्पना सपनों तक भी चली गई हो। वो तो बस इतना जानता था कि अचानक मिस्टर वीजली उसके पास आकर चिल्लाने लगे थे, जल्दी उठो हैरी, रॉन, जल्दी करो, कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है। हैरी झटके से उठा, जिस वजह से उसका सिर तंबू की छत से टकरा गया। उसने पूछा, क्या क्या हुआ? उसे हल्का सा आभास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। कैंप साइट की आवाज़ें बदल गई थी। अब गाने के बजाय लोगों के चीखने और भागने की आवाज़ें थी। वो पलंग से उतरकर अपने कपड़ों की तरफ हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन मिस्टर वीजली अपने पैजामे के ऊपर जीन्स पहनते हुए बोले, कपड़े पहनने का समय नहीं है हैरी, जैकेट उठाओ और भागो जल्दी। हैरी उनके कहे अनुसार फटाफट तंबू से निकल गया। रॉन उसके ठीक पीछे था। कुछ जगहों पर आग अब भी जल रही थी। उस आग की रोशनी में हैरी ने लोगों को जंगल की तरफ भागते देखा। वो लोग उस चीज़ से दूर भाग रहे थे जो मैदान को पार करती हुई उनकी तरफ चली आ रही थी। उस चीज़ से अजीब सी रोशनी निकल रही थी और गोलियां चलने जैसे धमाके हो रहे थे। तेज ठहाकों और शराब के नशे में मदमस्त होकर चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर तेज हरी रोशनी का धमाका हुआ, जिससे पूरा दृश्य साफ दिखने लगा। जादूगरों का एक समूह अपनी छड़ी उठाकर मैदान में धीरे धीरे चल रहा था। हैरी ने उन्हें घूर कर देखा। ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे ही नहीं थे। फिर उसे एहसास हुआ कि उनके सिर और चेहरों पर नकाब थे। नकाबपोश जादूगरों के ऊपर आसमान में 4 आकृतियां दिख रही थी, जो जादूगरों की छड़ियों के इशारे पर हवा में ऊपर नीचे हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नकाबपोश जादूगर अदृश्य धागों से उन्हें कठपुतलियों जैसे नचा रहे हों। आसमान में उछलती 2 आकृतियां छोटी सी थी। इस समूह में धीरे धीरे और जादूगर शामिल होने लगे। वो भी हवा में उड़ते लोगों को देखकर हंसते और इशारा करते। जब इस समूह की संख्या बढ़ गई, तो वो तंबू उखाड़ने लगा। हैरी ने देखा कि 1-2 बार समूह के किसी जादूगर ने मंत्र पढ़कर अपनी छड़ी से किसी तंबू को तहस नहस कर दिया। कईयों में आग लगा दी। लोगों की चीखें और तेज हो गई। जब आसमान में उड़ रहे लोग एक जलते हुए तंबू के ऊपर से गुजरे, तब जाके हैरी को दिखा कि उनमें से एक कैंपसाइट के मैनेजर मिस्टर रॉबर्ट्स थे। बाकी तीनों में एक उनकी पत्नी और 2 उनके छोटे बच्चे लग रहे थे। एक जादूगर ने मिसेस रॉबर्ट्स को अपनी छड़ी से हवा में उल्टा लटका दिया। अब उनके पैर ऊपर और सिर नीचे हो गया। इससे उनका नाइट गाउन नीचे फिसल गया और उनके अंडरगारमेंट्स दिखने लगे।
मिसेस रॉबर्ट्स ने अपने पैरों को ढकने की कोशिश की, जिसे देखकर नीचे खड़ी भीड़ सीटियां बजाने और किलकारी भरने लगी। रॉन ने देखा कि सबसे छोटा मगलू बच्चा जमीन से 60 फीट ऊपर किसी भौरे की तरह तेजी से घूम रहा था और उसका सिर हवा में हिचकोले खा रहा था। रॉन बोला, कितना घटिया काम है, सचमुच बहुत ही घटिया। हरमाइनी और जीनी उनके पास आ गई। वो अपनी नाइट ड्रेस पर कोट पहन रही थी। मिस्टर वीजली ठीक पीछे ही थे। उसी समय बिल, चार्ली और पर्सी लड़कों के तंबू से निकले। वो पूरे कपड़े पहन कर आए थे। उन्होंने आस्तीनें चढ़ा रखी थी और छड़ियाँ निकाल रखी थी। मिस्टर वीजली ने भी आस्तीनें चढ़ाई और चिल्लाकर बोले, हम लोग मंत्रालय की मदद करने चलते हैं। बच्चों, तुम लोग जंगल में जाकर छिप जाओ, एक साथ ही रहना। इस मामले को सुलझाने के बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, ठीक है? बिल, चार्ली और पर्सी हुड़दंग करने वाले जादूगरों की तरफ पहले ही चल दिए थे। मिस्टर वीजली उनके पीछे भागे। मंत्रालय के जादूगर हर दिशा से उनकी तरफ आ रहे थे। रॉबर्ट्स परिवार के नीचे की भीड़ अब करीब आती जा रही थी। चलो! फ्रेड चिनी का हाथ पकड़कर उसे जंगल की तरफ खींचने लगा। हैरी, रॉन, हरमाइनी और जॉर्ज भी पीछे पीछे चल दिए। पेड़ों के पास पहुंचकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। रॉबर्ट्स परिवार के नीचे जमा भीड़ अब और बढ़ गई थी। मंत्रालय के जादूगर भीड़ में से खड़े नकाबपोश जादूगरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें ऐसा करने में बहुत मुश्किल आ रही थी। शायद वो मंत्र पढ़ने से घबरा रहे थे कि कहीं रॉबर्ट्स परिवार नीचे ना गिर जाए। स्टेडियम तक जाने वाले रास्ते को रोशन करने वाली रंगीन लालटेनें बुझ चुकी थी। लड़खड़ाती और टकराती हुई स्याह आकृतियां पेड़ों के बीच से भाग रही थी। बच्चे रो रहे थे, लोग तनाव में चीख रहे थे और दहशत भरी आवाज़ें रात की ठंडी हवा में चारों तरफ गूंज रही थी। हैरी को महसूस हुआ कि अनजान लोग उसे यहाँ वहाँ धकेल रहे थे, पर वो उनके चेहरे नहीं देख सकता था। फिर उसे रॉन की दर्द भरी चीख सुनाई दी। क्या हुआ? हरमाइनी ने चिंता से पूछा और अचानक रुक गई, जिस वजह से हैरी उससे टकरा गया। रॉन, रॉन कहाँ हो तुम? ओ, ये तो पागलपन है। प्रकाशित बाबा। वो अपनी छड़ी की रोशनी में रास्ते पर इधर उधर देखने लगी। रॉन जमीन पर पड़ा था, पेड़ की जड़ में उलझकर गिर गया था। उसने गुस्से से कहा और उठकर खड़ा हो गया। पीछे से व्यंग भरी आवाज आई, अब इतने बड़े पैर होंगे तो और क्या होगा? हैरी, रॉन और हरमाइनी तेजी से मुड़े। ड्रेको मैल्फॉय उनके पास अकेला ही खड़ा था। वो एक पेड़ से टिका था और बड़ी आराम की स्थिति में दिख रहा था। वो हाथ बांधे था और पेड़ों के बीच की खुली जगह से कैंपसाइट के हंगामे को देख रहा था। रॉन ने मैल्फॉय से कुछ ऐसा करने को कहा जो हैरी जानता था कि रॉन मिसेस वीजली के सामने नहीं कह सकता था। अपनी भाषा पर ध्यान दो वीजली, मैल्फॉय ने कहा और उसकी पीली आंखें चमकने लगी। देखो, बेहतर यही होगा तुम लोग यहाँ से फौरन भाग जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम ये तो नहीं चाहते कि वो लोग इस मगलू को देख लें? उसने हरमाइनी की तरफ इशारा किया। उसी समय कैंप साइट की तरफ से बम फटने जैसी आवाज़ आई और हरी रोशनी की तेज़ लपट उनके चारों तरफ पेड़ों से टकराई। हरमाइनी ने आवेश में पूछा, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? ग्रेंजर, वो मगलुओं के पीछे पड़े हैं। क्या तुम भी हवा में उल्टा लटक कर अपने अंडरगारमेंट्स दिखाना चाहती हो? अगर तुम ऐसा चाहती हो तो यहीं खड़ी रहो, वो लोग इसी तरफ आ रहे और हम सबको बड़ा मजा आएगा। हैरी ने गुर्राते हुए कहा। हरमाइनी, जादू करनी है, मैल्फॉय ने दुष्ट अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। पॉटर, तुम्हारे कहने से क्या होता है? अगर तुम सोचते हो कि वो किसी बदजात को नहीं पहचान पाएंगे तो यहीं रहो, अपना गंदा मुंह बंद रखो, रॉन चिल्लाया। सभी लोग जानते थे कि बदजात एक बहुत गंदी गाली है जिसका प्रयोग मगलू परिवार में पैदा हुए जादूगर या जादूगरनी के लिए किया जाता था। उसकी बात पर ध्यान मत दो रॉन, हरमाइनी ने जल्दी से कहा। जब रॉन ने मैल्फॉय को सबक सिखाने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो हरमाइनी ने रॉन का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। तभी पेड़ों की दूसरी तरफ से धमाका सुनाई दिया, जो पहले के धमाकों से ज़्यादा तेज था। आसपास खड़े कुछ लोग चीख पड़े। मैल्फॉय धीरे से हंसा और अलसाए अंदाज में बोलने लगा। हम लोग कितना जल्दी डर जाते हैं, है ना? मुझे लगता है तुम्हारे डैडी ने तुम लोगों से छिपने के लिए कहा होगा ना। वो क्या करने गया? मगलुओं को बचाने। हैरी का गुस्सा बढ़ने लगा था। उसने मैल्फॉय से कहा, तुम्हारे मम्मी डैडी का है, नकाब पहनकर खड़े हैं, है ना? मैल्फॉय अब भी मुस्कुरा रहा था। उसने हैरी को देखा। देखो पॉटर, अगर वो ऐसा कर भी रहे तो मैं भला तुम्हें क्यों बताऊंगा? चलो भी, हरमाइनी ने मैल्फॉय को हिकारत भरी नजरों से देखते हुए कहा। चल के भाग्यों को खोजते हैं। मैल्फॉय व्यंग से बोला, ग्रेंजर, अपना ये झपरीले बालों वाला बड़ा सिर ना तुम नीचे ही रखना। चलो, हरमाइनी ने दोहराया और फिर हैरी और रॉन को दोबारा रास्ते पर आगे खींचा। रॉन ने गुस्से से कहा, मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि उसके डैडी उसी नकाबपोश जादूगरों के ग्रुप में होंगे।
अगर किस्मत अच्छी रही तो मंत्रालय के जादूगर उन्हें पकड़ लेंगे, हरमाइनी उत्साह से बोली। क्या पता बाकी लोग कहाँ चले गए। फ्रेड, जॉर्ज और जेनी कहीं भी नहीं दिख रहे थे। हालांकि रास्ते में बहुत से लोग थे। सभी पीछे मुड़ मुड़कर कैंप साइट पर हो रहे हंगामे की तरफ दहशत से देख रहे थे। पजामा पहने कुछ लड़के लड़कियां तेजी से बहस करते हुए आगे जा रही थी। जब उन्होंने हैरी, रॉन और हरमाइनी को देखा तो घुंघराले बालों वाली एक लड़की ने मुड़कर उनसे पूछा, हुए मैं तो मैक्सिम, नो लेवों पदो। क्या कहा? रॉन बोला। ओह। उस लड़की ने पीठ घुमा ली और दूर जाते हुए बोली, ऑकवर्ड्स। हरमाइनी बुदबुदाई, बॉबेटन्स। क्या? हैरी बोला। वो बॉबेटन स्कूल के होंगे, हरमाइनी ने कहा। बॉबेटन्स एकेडमी ऑफ मैजिक। मैंने इस स्कूल का जिक्र यूरोप में जादुई शिक्षा का मूल्यांकन किताब में पढ़ा था। ओह हाँ ठीक है, हैरी बोला। फ्रेड और जॉर्ज ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। रॉन ने भी हरमाइनी की तरह छड़ी निकाल कर जला ली और रास्ते को ध्यान से देखने लगा। हैरी ने भी सोचा कि छड़ी निकाल ले। उसने अपनी जैकेट की जेबों में हाथ डाला, पर छड़ी वहाँ नहीं थी। वहाँ उसे सिर्फ अपनी सर्वदर्शक दूरबीन मिली। ओह नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी छड़ी खो गई है। तो मजाक कर रहे हो क्या? रॉन और हरमाइनी ने छड़ियाँ उठा ली। ज़मीन पर आगे की तरफ रोशनी हो गई। हैरी ने रोशनी में चारों तरफ देखा, पर उसे अपनी छड़ी कहीं नहीं मिली। रॉन बोला, हो सकता है छड़ी तंबू में रह गई हो। हरमाइनी ने चिंता से कहा, शायद भागते हुए तुम्हारी जेब से गिर गई होगी। हो हाँ, हो सकता है, हैरी बोला। हैरी आमतौर पर जादूगरों की दुनिया में अपनी छड़ी हमेशा अपने साथ रखता था। इस तरह के हंगामे के बीच अपनी छड़ी के बिना वो खुद को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा था। तभी सरसराहट की आवाज़ सुनकर सभी चौंक पड़े। घरेलू जिन विंकी पास की झाड़ियों से बाहर निकलने के लिए जूझ रही थी। एक बड़े अजीब तरह से वो चल रही थी और बहुत मुश्किल में दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा हो। वहाँ पर पूरे जादूगर है, वो चीखी। फिर आगे झुकी और दौड़ने की कोशिश करने लगी। लोग आसमान में हवा में उड़ रहे हैं, विंकी को नहीं रहना, विंकी दूर जा रही है। फिर वो रास्ते के दूसरी तरफ के पेड़ों में गायब हो गई। वो हाँफती जा रही थी और खुद को रोकने वाली शक्ति से डटकर मुकाबला कर रही थी। इससे क्या हो गया? रॉन ने विंकी को जिज्ञासा से देखते हुए कहा। ये भाग क्यों नहीं पा रही है? मैं शर्त लगा सकता हूँ, उसने अपने मालिक से छिपने की इजाज़त नहीं ली होगी, हैरी ने कहा। वो डॉबी के बारे में सोच रहा था। जब भी डॉबी ऐसा कोई काम करता था जो उसके हिसाब से मैल्फॉय परिवार को पसंद नहीं आता, तो वो अपना सर पटकने लगता था। तुम जानते हो, घरेलू जिन्नों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, हरमाइनी बोली। ये तो गुलामी है। मिस्टर क्राउच ने उसे स्टेडियम में इतना ऊपर भेज दिया, जबकि वो अच्छे से जानते थे विंकी ऊंची जगह पर जाने से डरती है, और उन्होंने उस पर जादू कर दिया होगा जिससे वो तब भी नहीं भाग सकती। जब बुरे जादूगर तंबुओं को कुचल रहे, कोई इस बारे में कुछ करता क्यों नहीं है? देखो हरमाइनी, घरेलू जिन अपने हाल से खुश है। तुमने सुना था ना विंकी ने मैच में क्या कहा था? घरेलू जिन्नों को मजे नहीं करने चाहिए। विंकी को तो यही पसंद है कि उसका मालिक उस पर हुक्म चलाए। हरमाइनी गुस्से से बोलने लगी। ये सब तुम जैसे लोगों के कारण है, रॉन। तुम जैसे लोग बुरे और अन्याय वाले सिस्टम लागू करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत आलसी है। और एक बहुत तेज धमाका जंगल के कोने से गूंजा। रॉन बोला, चलो जल्दी से चलते हैं। वो परेशान होकर हरमाइनी को देख रहा था। शायद मैल्फॉय की बात में सच्चाई थी, शायद हरमाइनी उन दोनों से ज़्यादा खतरे में थी। वो दोबारा चलने लगे। हैरी अब भी अपनी जेबों को टटोल रहा था, हालांकि वो जानता था कि उसकी छड़ी वहाँ नहीं थी। वो अंधेरे रास्ते पर चलते चलते जंगल की गहराई में पहुँच गए। वो फ्रेड, जॉर्ज और जीनी को ढूंढ रहे थे। रास्ते में उन्हें पिशाचों का एक समूह दिखा जो सोने के सिक्कों के थैले लेकर पास खड़े होकर हंस रहा था। निश्चित रूप से उन्होंने मैच के बारे में शर्त लगाकर ही ये सिक्के जीते होंगे। पिशाच कैंप साइट पर हो रहे हंगामे से ज़रा भी चिंतित या परेशान नहीं दिख रहे थे। रास्ते पर आगे चलते समय हैरी, रॉन और हरमाइनी को एक जगह पर हल्की दूधिया रोशनी दिखी। पेड़ों के बीच से देखने पर उन्हें वहाँ 3 लंबी और सुंदर मोहिनियाँ दिखी जो खुली जगह में खड़ी थी। कुछ युवा जादूगर उन्हें घेरे हुए थे और ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। उनमें से एक चिल्ला रहा था, मैं हर साल सोने के 100 बोरे सिक्के कमाता हूँ। मैं खतरनाक प्राणी खात्मा समिति में हूँ। मैं ड्रैगन मारता हूँ, ड्रैगन। तभी उसके एक दोस्त ने बात काटते हुए कहा, ओ ये सच नहीं है, तू तो रिश्ती कढ़ाई में बर्तन धोता है, बर्तन। लेकिन मैं खून पीने वाले पिशाच मारता हूँ। मैं अब तक खून पीने वाले 90 पिशाचों को मार चुका हूँ। वहाँ पर एक तीसरा युवा जादूगर भी खड़ा था, जिसके मुँह से मोहिनियों की हल्की दूधिया रोशनी में भी साफ दिख रहे थे। वो बोला, मैं इस देश का सबसे युवा जादू मंत्री बनने वाला हूँ, जल्दी। हैरी जोर से हंस दिया। वो मुहासे वाले जादूगर को पहचान गया था। उसका नाम स्टैन शनपाइक था और वो दरअसल 3 मंजिला नाइट बस का कंडक्टर था।
वो ये बात रॉन को बताने के लिए मुड़ा, लेकिन रॉन का चेहरा अजीब सा दिख रहा था। अगले ही पल रॉन चिल्लाने लगा, क्या मैंने तुम्हें बताया कि मैंने एक ऐसी जादुई छड़ी का आविष्कार किया है जो लंबी होकर बृहस्पति तक जा सकती है? सचमुच? हरमाइनी ने कहा। फिर हरमाइनी और हैरी ने रॉन का एक एक हाथ पकड़कर उसे खींचा और दूर ले गए। जब तक मोहिनियों और उसके प्रशंसकों की आवाज़ें पूरी तरह दूर हुई, तब तक वो जंगल के बीच में पहुंच चुके थे। यहाँ काफ़ी सूनापन और शांति थी। हैरी ने चारों तरफ देखते हुए कहा, हमें यहीं इंतज़ार करना चाहिए। यहाँ हमें 1 मील दूर से किसी के भी आने की आवाज़ सुनाई दे जाएगी। अब ये शब्द उनके मुंह से निकले ही थे कि लूडो बैगमैन उनके सामने वाले पेड़ के पीछे से प्रकट हुए। 2 छड़ियों की हल्की सी रोशनी में भी हैरी को दिख गया कि बैगमैन का हुलिया बदल चुका था। अब उनका चेहरा उत्साहपूर्ण और गुलाबी नहीं था, उनके कदमों की लचक भी जा चुकी थी। उनका चेहरा सफ़ेद और तनावग्रस्त दिख रहा था। कौन है? बैगमैन ने जल्दी जल्दी आंखें मिचकाकर उनके चेहरे देखने की कोशिश की। तुम लोग यहाँ पर एकदम अकेले क्या कर रहे हो? उन सभी ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। रॉन ने कहा, देखिए कि वहाँ क्या हुड़दंग हो रहा है। बैगमैन ने उन्हें घूर कर देखा और पूछा, क्या? कैंप साइट पर कुछ जादूगर एक मगलू परिवार को हवा में उड़ा रहे हैं। बैगमैन गुस्से में बोले, बेड़ा गर्क हो। वो विचलित दिखने लगे और आगे कुछ कहे बिना खट्ट की आवाज़ के साथ अंतर्ध्यान हो गए। हरमाइनी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, मिस्टर बैगमैन स्थिति काबू करने की हालत में दिख नहीं रहे। वैसे क्विडिच में वो बढ़िया मारक थे, रॉन ने कहा, जो रास्ते से हटकर एक पेड़ के नीचे सूखी घास पर बैठ गया। जब वो विम्बॉर्न वास्प्स टीम में खेलते थे तो उनकी टीम ने 3 बार लगातार लीग कप जीता था। उसने अपनी जेब से क्रम की छोटी आकृति निकाली और ज़मीन पर रख दी। कुछ समय तक उसे चारों ओर चलते हुए वो देखता रहा। असली क्रम की तरह मॉडल के भी पंजे थोड़े उठे थे और कंधे झुके हुए थे। वो अपनी झाड़ू के बजाय ज़मीन पर चलते समय कम प्रभावशाली दिख रहा था। हैरी कैंपसाइट की तरफ से आने वाले शोर पर कान लगाए हुए था और अब सब कुछ शांत लग रहा था। शायद हुड़दंग खत्म हो गया था। कुछ देर बाद हरमाइनी बोली, मुझे उम्मीद है बाकी लोग सही सलामत होंगे। रॉन ने तसल्ली देते हुए कहा, वो लोग बिल्कुल ठीक हो गए। रॉन, ज़रा सोचो तो सही, अगर तुम्हारे डैडी लूसियस मैल्फॉय को पकड़ लेंगे तो कितना मज़ा आएगा ना। हैरी ने रॉन के बगल में बैठकर क्रम की छोटी आकृति को गिरी हुई पत्तियों पर चलते देखा। वो हमेशा कहा करते हैं ना कि लूसियस मैल्फॉय को वो रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। रॉन बोला, इसके बाद ड्रेको के चेहरे की वो मुस्कान हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। बेचारे वो मगलू, हरमाइनी ने घबराते हुए कहा, अगर मंत्रालय के जादूगर उन्हें नीचे नहीं उतार पाए तो क्या होगा? वो उतार लेंगे, रॉन ने सांत्वना दी। वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे हरमाइनी। हरमाइनी बोली, ये नकाबपोश जादूगर पागल हो गए हैं क्या? वो आज रात को ऐसी हरकत कर रहे हैं जबकि पूरा जादू मंत्रालय यहीं पर है। मेरा मतलब, वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि उनके नापाक इरादे पूरे हो जाएंगे? क्या तुम्हें लगता है उन्होंने पी रखी है या वो सिर्फ... लेकिन अचानक उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और मुड़कर पीछे देखने लगी। हैरी और रॉन ने भी मुड़कर आसपास देखा। आवाज़ों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी तरफ लड़खड़ाता हुआ आ रहा था। वो लोग अंधेरे में डूबे पेड़ों के पीछे किसी के कदमों के आने की आहट सुनते रहे। फिर कदमों की आहट अचानक रुक गई। कौन है? हैरी बोला। खामोशी छा गई। हैरी खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकता था। इससे उससे इस बात का एहसास हो गया कि कोई उसकी निगाह की पहुंच से बस कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ है। उसने पूछा, कौन है वहाँ पर? और फिर बिना किसी चेतावनी के एक दिल दहला देने वाली आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये आवाज़ दहशत में नहीं चीख रही थी, बल्कि इसने ज़ोर से चिल्लाकर एक मंत्र बोला, मृत्यु सूचकम। तत्काल अंधेरे से एक बड़ी हरी और चमकती हुई चीज़ ऊपर उड़ने लगी। हैरी ने उसे ठीक से देखने की कोशिश की। वो चीज़ पेड़ों से भी ऊपर जाकर आसमान में पहुंच गई। क्या है? रॉन ने हाँफते हुए कहा। वो फौरन उछलकर खड़ा हो गया और उस प्रकट हुई चीज़ को घूर कर देखने लगा। पल भर के लिए तो हैरी ने सोचा कि स्वर्ण नर्तकों की कोई नई आकृति है, लेकिन उसे फौरन यह एहसास हो गया कि ये एक विशालकाय खोपड़ी थी। ये खोपड़ी पन्ने के रत्न जैसे हरे सितारों की बनी हुई नजर आ रही थी और इसके मुंह से जीभ की जगह एक सांप बाहर निकल रहा था। उनके देखते ही देखते ये खोपड़ी उड़कर और ऊपर पहुंच गई और हरी धुंध में चमकती हुई काले आसमान में किसी तारामंडल की तरह स्थापित हो गई। अचानक जंगल में चारों तरफ चीखें सुनाई देने लगी। हैरी इसका कारण नहीं समझ पाया, हालांकि
उसे लग रहा था कि शायद खोपड़ी को देखकर ही लोग चीखे होंगे। खोपड़ी अब आसमान में इतनी ऊपर पहुंच चुकी थी कि किसी गंदे नियॉन साइन बोर्ड की तरह पूरे जंगल में उजाला फैला रही थी। हैरी ने अंधेरे में उस व्यक्ति की तलाश की जिसने मंत्र पढ़कर इस खोपड़ी को उत्पन्न किया था, पर कोई भी नजर नहीं आया। उसने दोबारा पूछा, कौन है वहां पर? हैरी, जल्दी यहाँ से चलो। हरमाइनी उसकी जैकेट का पिछला हिस्सा पकड़कर उसे पीछे घसीटने लगी। तुम्हें हुआ क्या? हैरी ने कहा। वो ये देखकर हैरान था कि हरमाइनी का चेहरा दहशत में सफ़ेद पड़ चुका था। ये मौत का निशान है हैरी, हरमाइनी दुख भरी आवाज़ में बोली और अपनी पूरी ताकत से उसे पीछे घसीटने लगी। तुम जानते हो किसका निशान है? वोल्डेमॉर्ट का। हैरी, चलो भी। हैरी पलटा। रॉन भी जल्दी से क्रम का छोटा मॉडल उठाकर खड़ा हुआ। फिर वो तीनों खाली जगह के पार चलने लगे, लेकिन अभी कुछ ही कदम चल पाए होंगे कि तभी वहाँ पर हवा में से 20 जादूगर प्रकट हुए और उन्होंने उन तीनों को घेर लिया। हैरी पलटकर घूमा और पल भर में उसने एक बात ताड़ ली। सभी जादूगरों ने अपनी अपनी छड़ी निकाल रखी थी और हर छड़ी का निशाना हैरी, रॉन और हरमाइनी की तरफ था। बिना कुछ सोचे समझे वो चिल्लाया, डाउन! और उसने बाकी दोनों को पकड़ा और जमीन पर खींच लिया। जड़वतम! 20 आवाजें गरजी, चौंधियाने वाली लपटें निकली और हैरी के सर के बाल इस तरह उड़ने लगे जैसे तेज आंधी चल रही हो। अपने सिर को आधा इंच उठाकर उसने देखा कि जादूगरों की छड़ियों से निकली लाल लपटें उनके ऊपर से उड़कर पेड़ों से टकराई और अंधेरे में उछलकर इधर उधर चली गई। ठहरो! किसी की आवाज़ आई जो उन तीनों को पहचान गया था। ठहरो, वो मेरा बेटा है। हैरी के बाल उड़ना बंद हो गए थे। उसने अपने सिर को थोड़ा ऊपर उठाकर देखा। उसके सामने वाले जादूगर ने अपनी छड़ी झुका ली। हैरी ने पलटकर देखा कि मिस्टर वीजली दहशत में उनकी तरफ आ रहे थे। रॉन, हैरी! उनकी आवाज़ कांप रही थी। हरमाइनी, बेटा तुम लोग ठीक हो ना? रास्ते से हट जाओ आर्थर, एक ठंडी और रूखी आवाज़ आई। यह आवाज़ मिस्टर क्राउच की थी। वो और मंत्रालय के बाकी जादूगर उनके करीब आ गए। हैरी उनका सामना करने के लिए उठकर खड़ा हुआ। मिस्टर क्राउच का चेहरा गुस्से से तना हुआ था। तुम में से किसने यह काम किया है? उन्होंने गुस्से से पूछा और उनकी पैनी आंखें उन्हें टटोलने लगी। तुम में से किसने ये मौत का निशान बनाया है? हमने इसे नहीं बनाया, हैरी ने खोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हमने कुछ भी नहीं किया, रॉन ने अपनी कोहनी मलते हुए गुस्से से अपने डैडी की तरफ देखते हुए कहा। आप लोगों ने हम पर हमला क्यों किया? झूठ मत बोलो, मिस्टर क्राउच ने चिल्लाकर कहा। उनकी छड़ी अब भी रॉन पर तनी थी और उनकी आंखें बाहर निकली पड़ी थी। वो थोड़े पागल भी दिख रहे थे। तुम लोग ठीक उसी जगह पर मिले हो जहां पर अपराध हुआ है। बाटी, लंबे ऊनी ड्रेसिंग गाउन वाली एक जादूगरनी ने कहा। बाटी, ये बच्चे हैं, इतना बड़ा काम ये नहीं कर सकते। मिस्टर वीजली ने जल्दी से पूछा। तुम तीनों बताओ, ये निशान कहाँ से निकला था? वहाँ से, हरमाइनी ने कांपते हाथों से उस जगह की तरफ इशारा किया जहाँ से आवाज़ सुनाई दी थी। पेड़ों के पीछे कोई खड़ा था, उसने चिल्लाकर कोई मंत्र बोला था। अच्छा, वहाँ खड़ा था। मिस्टर क्राउच ने अब अपनी बाहर निकलती आंखें हरमाइनी पर टिका दी। उनके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। तो उसने मंत्र पढ़ा था, है ना? लड़की, तुम्हें बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि यह निशान कैसे बनाया जाता है। लेकिन मिस्टर क्राउच को छोड़कर मंत्रालय के किसी और जादूगर को शक नहीं था कि हैरी, रॉन या हरमाइनी में से किसी ने खोपड़ी को प्रकट किया होगा। इसी कारण हरमाइनी की बात सुनने के बाद उन सभी ने अपनी छड़ियाँ उठा ली और बताई दिशा में तान दी। वो अंधेरे पेड़ों के बीच में देखने की कोशिश करने लगे। हमें बहुत देर हो चुकी है, ऊनी ड्रेसिंग गाउन वाली जादूगरनी ने सिर हिलाते हुए कहा। अब तक तो वो अंतर्ध्यान होकर जा चुका होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, भूरी दाढ़ी वाला जादूगर बोला। ये एमोस डिग्री यानी सेड्रिक के डैडी थे। हमारे स्तब्धीकरण मंत्र उन पेड़ों के बीच में भी गए थे। इस बात की काफ़ी संभावना है कि हमारे स्तब्धीकरण मंत्रों से वो बेहोश हो गया हो। एमोस, जरा संभल कर जाना, कुछ जादूगरों ने चेतावनी देते हुए कहा जब मिस्टर डिग्री अपनी छड़ी उठाकर अंधेरे में पेड़ों की तरफ बढ़ने लगे। हरमाइनी मुंह पर हाथ रखकर उन्हें दूर जाते हुए देखती रही। कुछ सेकंड बाद उन्हें मिस्टर डिग्री के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, हमें कोई मिल गया, यहाँ कोई है, बेहोश है, लेकिन ये तो ओ, तुम्हें कोई मिल गया? मिस्टर क्राउच ने बहुत अविश्वास भरे स्वर में कहा। कौन है? कौन है वहां पर? उन्हें शाखाओं के टूटने और पत्तियों के सरसराने की आवाज़ें सुनाई दी। फिर कदमों की आहट आई और मिस्टर डिग्री पेड़ों के पीछे से बाहर निकले। उनके हाथों में एक छोटी बेहोश आकृति थी। हैरी ने तत्काल तौलिए जैसी पोशाक को पहचान लिया। ये विंकी थी। जब मिस्टर डिग्री ने मिस्टर क्राउच की घरेलू जिनको उनके पैरों के पास ज़मीन पर लेटा दिया तो वो ना तो हिले ना ही कुछ बोले। मंत्रालय के बाकी जादूगर मिस्टर क्राउच को घूर रहे थे। कुछ पल के लिए तो क्राउच स्तब्ध रह गए। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और आंखें लाल होकर बाहर निकल गई।
वो विंकी को लगातार घूर रहे थे। फिर ऐसा लगा जैसे वो होश में आ गए हो। ये नहीं हो सकता, उन्होंने अटकते अटकते कहा। नहीं नहीं नहीं। वो मिस्टर डिग्री के पास से होते हुए उस तरफ चल दिए जहां विंकी मिले थे। कोई फायदा नहीं है मिस्टर क्राउच, मिस्टर डिग्री ने पीछे से कहा। वहां और कोई नहीं है। लेकिन मिस्टर क्राउच उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। सभी को मिस्टर क्राउच के चारों तरफ घूमकर देखने की आवाज़ें सुनाई दी। तलाशी लेते समय जब उन्होंने झाड़ियों को हटाया तो सभी को पत्तियों की सरसराहट भी सुनाई दी। उन्हें थोड़ी शर्म आ रही होगी, मिस्टर डिग्री ने गंभीरता से विंकी के बेहोश शरीर की तरफ देखते हुए कहा। बार्टी क्राउच की घरेलू जिन मेरी राय में तो। छोड़ो बे मॉस, मिस्टर वीजली ने धीरे से कहा। तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि ये काम इस जिन ने किया है? मौत का निशान एक जादूगर का निशान है। इसे उत्पन्न करने के लिए छड़ी चाहिए होती है। तुम ठीक कह रहे हो आर्थर, मिस्टर डिग्री बोले, लेकिन इस घरेलू जिन के पास छड़ी थी। क्या? मिस्टर वीजली ने कहा। ये रही, देखो। मिस्टर डिग्री ने एक छड़ी उठाकर मिस्टर वीजली को दिखाई। यह उसके हाथ में थी। इसलिए उसका पहला अपराध तो यही है कि उसने जादुई छड़ी का ही प्रयोग संहिता के अनुच्छेद 3 को तोड़ा है। किसी भी गैर मानवीय प्राणी को जादुई छड़ी रखने और उसका प्रयोग करने की इजाज़त नहीं है। तब भी धम्म की आवाज़ के साथ लूडो बैगमैन मिस्टर वीजली के ठीक पास में प्रकट हो गए। वो थोड़े हाँफ रहे थे और विचलित दिख रहे थे। वो पन्ने के रत्न की तरह चमकती हर एक खोपड़ी को देखने लगे। मौत का निशान, वो हाँफते हाँफते बोले और अपने सहयोगियों से पूछने के लिए मुड़ते समय विंकी पर चढ़ते चढ़ते बचे। ये किसने किया? क्या तुमने उसे पकड़ लिया? बार्टी, बार्टी क्या हो रहा है यहाँ पर? मिस्टर क्राउच खाली हाथ लौट आए थे। उनका चेहरा अब भी किसी भूत की तरह सफ़ेद था। उनके हाथ और उनकी टूथब्रश जैसी मूछ दोनों ही कांप रहे थे। तुम गए कहाँ थे बार्टी? बैगमैन ने पूछा। तुम मैच देखने भी नहीं आए? तुम्हारी घरेलू जिन ने तुम्हारे लिए जगह रोक रखी थी। खुदा खैर करे। बैगमैन ने उसी समय विंकी को अपने पैरों के पास ज़मीन पर पड़ा देखा। इसे क्या हुआ? मैं बिजी था लूडो, मिस्टर क्राउच ने कहा, जो अब भी अटक कर बोल रहे थे और उनके होंठ मुश्किल से हिल रहे थे। और मेरी घरेलू जिन को स्तब्ध कर दिया गया है। स्तब्ध? तुम्हारा मतलब है तुम लोगों ने स्तब्ध किया? लेकिन क्यों? अचानक बैगमैन के चमकते गोल चेहरे पर ऐसा भाव आ गया जैसे वो सब कुछ समझ गए हों। उन्होंने पहले ऊपर खोपड़ी की तरफ, फिर नीचे विंकी की तरफ और फिर मिस्टर क्राउच को देखा। नहीं नहीं नहीं, वो बोले। विंकी मौत का निशान नहीं बना सकती। उसे इसका तरीका ही नहीं मालूम होगा। सबसे पहले तो उसे छड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। पर इसके पास जादुई छड़ी थी, मिस्टर डिग्री ने कहा। लूडो, मुझे इसके हाथ में ये जादुई छड़ी मिली है। मिस्टर क्राउच, अगर आप कहें तो हमें सुन लेना चाहिए कि आपकी घरेलू जन अपनी सफाई में क्या कहना चाहती है। क्राउच ने कुछ नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने मिस्टर डिग्री की बात ही नहीं सुनी हो। बहरहाल मिस्टर डिग्री ने उनकी खामोशी को सहमति मान लिया। उन्होंने अपनी छड़ी उठाकर विंकी की ओर मोड़ी और वो बोले, पुनर्जीवितम। विंकी धीरे से हिली। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें खुली और कई बार अटपटे ढंग से मिचमिचाई। खामोश जादूगरों की नज़रों के सामने वो झिझकते हुए धीरे धीरे बैठ गई। उसे मिस्टर डिग्री के पैरों की झलक दिखी और उसने कांपते हुए धीरे से अपनी आंखें उठाकर उनका चेहरा देखा। फिर उसने उससे भी कहीं धीरे से आसमान की तरफ देखा। हैरी को विंकी के शीशे जैसी बड़ी बड़ी आंखों में तैरती खोपड़ी के 2 प्रतिबिंब दिख रहे थे। विंकी ने आह भरी चारों तरफ घबरा कर देखा और फिर दहशत में सुबकने लगी। घरेलू जिन, मिस्टर डिग्री ने सख्ती से कहा। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं जादूई प्राणी नियमन और नियंत्रण विभाग का सदस्य हूँ। विंकी ज़मीन पर आगे पीछे हिलने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई। हैरी को इससे डॉबी की याद आ गई। डॉबी भी मालिक की आज्ञा की अवहेलना करते समय ऐसी ही हरकत करता था। घरेलू जिन, जैसा तुम देख सकती हो, यहाँ कुछ समय पहले मौत का निशान उत्पन्न किया गया है, मिस्टर डिग्री ने कहा। और कुछ पल बाद ही तुम उसके ठीक नीचे मिली हो। इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगी? मैंने मैंने नहीं किया सर, विंकी हाँफते हुए बोली। मैं नहीं जानती है निशान कैसे बनाया जाता है सर। तुम्हारे हाथ में छड़ी भी मिली थी, मिस्टर डिग्री ने उसके सामने छड़ी लहराते हुए तेजी से कहा। जैसे ही छड़ी पर आसमान में तैरती खोपड़ी की हरी रोशनी पड़ी, हैरी ने उसे पहचान लिया। वो बोला, अरे ये तो मेरी छड़ी है। सभी लोग उसे घूर कर देखने लगे। मिस्टर डिग्री ने अविश्वास से पूछा, क्या कहा? ये मेरी छड़ी है, हैरी ने कहा। ये मुझसे नीचे गिर गई थी। तुमसे गिर गई थी? मिस्टर डिग्री ने अविश्वास से दोहराया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपराध तुम्ही ने किया हो? शायद तुमने मौत का निशान उत्पन्न करने के बाद छड़ी को फेंक दिया हो। एमॉस, सोच भी सकते हो तुम किस पर आरोप लगा रहे हो? मिस्टर वीजली ने बहुत गुस्से में कहा। क्या तुम हैरी पॉटर पर मौत का निशान बनाने का आरोप लगाओगे?
जाहिर है नहीं, मिस्टर डिग्री ने बुदबुदाते हुए कहा। माफ़ करना हैरी, मैं ज़रा जोश में आ गया था। वैसे ये छड़ी मुझसे वहाँ नहीं गिरी थी। हैरी ने अपना अंगूठा खोपड़ी के नीचे पेड़ों की तरफ हिलाया। जंगल में आते ही मुझे इसके खोने का पता चल गया था। मिस्टर डिग्री ने दोबारा विंकी की तरफ सख्ती से देखा, जो उनके पैरों के पास झुकी थी। फिर वो बोले, घरेलू जिन, तो ये छड़ी तुम्हें मिल गई और तुमने उसे उठाकर एक मज़ेदार काम करने का फैसला कर लिया है ना? मैं इससे जादू नहीं कर रही थी सर, विंकी चीखी। उसकी चपटी और फूली नाक के दोनों तरफ आंसू बह रहे थे। मैंने मैंने बस इसे उठा लिया था, मैंने ये निशान नहीं बनाया। मैं नहीं जानती कि ये निशान कैसे बनाया जाता है। वो आवाज़ विंकी जैसी नहीं थी, हरमाइनी बोले। वो मंत्रालय के इतने सारे जादूगरों के सामने बोलने में घबरा रही थी, पर उसके चेहरे पर संकल्प का भाव था। विंकी की जितनी पतली लहराती सी आवाज़ है, मंत्र बोलने वाली आवाज़ भारी भरकम थी, मोटी थी। उसने सहारे के लिए हैरी और रॉन की तरफ देखा। वो विंकी जैसी आवाज़ नहीं थी, है ना? नहीं, हैरी ने सिर हिलाते हुए कहा। वो घरेलू जिन जैसी आवाज़ नहीं लग रही थी, रॉन बोला। हाँ, वो किसी जादूगर की ही आवाज़ थी। हमें जल्दी ही पता चल जाएगा, मिस्टर डिग्री इस बात से प्रभावित हुए बिना बोले। छड़ी के आखिरी मंत्र याद रखने का एक तरीका है, घरेलू जिन, क्या तुम ये बात जानती हो? विंकी कांपी और इंकार में अपना सिर इतना तेज़ी से हिलाया कि उसके कान फड़फड़ाने लगे। मिस्टर डिग्री ने छड़ी उठाकर उसकी नोक हैरी की छड़ी की नोक पर रख दी। परित्राणम पुनर्वधम, मिस्टर डिग्री ने गरजते हुए कहा। हैरी को हरमाइनी की दहशत भरी चीख सुनाई दी, जब सांप की जीभ वाली एक विशाल खोपड़ी दोनों छड़ियों के मिलने की जगह से निकली। यह आसमान में तैरती हुई विशाल खोपड़ी की छाया भर थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक घने भूरे धुएं से बनी थी और मंत्र की छाया थी। अदृश्यम, मिस्टर डिग्री चिल्लाए और धुएं वाली खोपड़ी गायब हो गई। तो मिस्टर डिग्री विजयी अंदाज में विंकी की तरफ देखने लगे, जो अब बुरी तरह कांपने लगी थी। मैंने ये नहीं किया, विंकी चीखी और उसकी आंखें दहशत में घूमने लगी। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मुझे ये करना नहीं आता। मैं एक अच्छी जिन हूँ, मैं छड़ी का इस्तेमाल नहीं करती, मुझे ये नहीं आता। घरेलू जिन, तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो, मिस्टर डिग्री गरजे। जिस छड़ी से मंत्र पढ़ा गया वो तुम्हारे हाथ में मिली है। एमोस, मिस्टर वीजली ने जोर से कहा। जरा सोचो, बहुत कम जादूगरों को यह मंत्र पता है, तब ये घरेलू जिन इसे कैसे सीख सकती है? शायद एमोस ये कहना चाहता है। मिस्टर क्राउच के हर शब्द में गुस्सा टपक रहा था कि मैं अपने नौकरों को मौत का निशान उत्पन्न करना सिखाता हूँ। एक अप्रिय गहरी खामोशी छा गई। एमोस डिग्री दहशत में आकर बोले, मिस्टर क्राउच, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने यहाँ मौजूद दो ऐसे लोगों पर आरोप लगाया है जिसके उस निशान को उत्पन्न करने की सबसे कम संभावना है। मिस्टर क्राउच तेजी से बोले, हैरी पॉटर और मैं। मुझे लगता है आप इस लड़के की कहानी जानते हैं एमोस। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, सभी लोग जानते हैं। मिस्टर डिग्री परेशान दिख रहे थे। और मुझे यकीन है कि आपको वो बहुत से सबूत भी याद होंगे जो मैंने अपने लंबे करियर में दिए हैं कि मैं शैतानी शक्तियों और उनका प्रयोग करने वालों से कितनी बुरी तरह चिढ़ता और नफरत करता हूँ। मिस्टर क्राउच चिल्लाए और उनकी आंखें फिर बाहर निकलने लगी। मिस्टर क्राउच, मेरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि इससे आपका कोई संबंध है, एमोस डिग्री ने कहा, जिनका चेहरा अब उनकी भूरी दाढ़ी के नीचे लाल होने लगा था। डिग्री, अगर आप मेरी घरेलू जिन पर आरोप लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मिस्टर क्राउच चिल्लाए। वो मौत का निशान उत्पन्न करना और कहां से सीखेगी? कहीं से भी। बिल्कुल सही कहा एमोस, मिस्टर वीजली बोले। वो ये छड़ी कहीं से भी उठा सकती थी, विंकी, उन्होंने दयालुता से घरेलू जिन की तरफ मुड़ते हुए कहा, जो इस तरह कांपने लगी थी जैसे वो भी उस पर चिल्ला रहे हो। तुम्हें ये छड़ी कहाँ से मिली थी विंकी? विंकी अपने तौलिए के कोने को इतनी जोर से मरोड़ रही थी कि यह फट गया था। मुझे मुझे ये छड़ी वहाँ मिली थी सर, उसने फुसफुसा कर कहा। वहाँ पेड़ों में सर। देखा है मॉस, मिस्टर वीजली ने कहा, जिसने भी निशान उत्पन्न किया था उसके ठीक बाद अंतर्ध्यान हो गया होगा और हैरी की छड़ी वहीं छोड़ गया होगा। उसने चतुराई दिखाते हुए अपनी छड़ी का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इससे वो पकड़ में आ जाता। बस विंकी का दुर्भाग्य था कि उसे ये छड़ी दिख गई और उसने उठा ली। लेकिन तब तो ये असली अपराधी से कुछ ही फुट दूर रही होंगी, मिस्टर डिग्री ने अधीरता से कहा। घरेलू जिन, क्या तुमने किसी को देखा था? विंकी पहले से भी बुरी तरह कांपने लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मिस्टर डिग्री से लूडो बैगमैन और फिर मिस्टर क्राउच की तरफ गई। मैंने मैंने किसी को भी नहीं देखा सर, किसी को भी नहीं। एमोस, मिस्टर क्राउच ने रूखे मन से कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सामान्य परिस्थितियों में तुम पूछताछ के लिए विंकी को अपने विभाग में ले जाते। बहरहाल मैं तुमसे चाहता हूं कि यह काम तुम मुझे करने दो।
मिस्टर डिगरी के चेहरे के भाव से ऐसा लगा कि वो इस सुझाव से खास खुश नहीं थे, लेकिन मिस्टर क्राउच मंत्रालय के इतने बड़े अधिकारी थे कि मिस्टर डिगरी उनकी बात टाल नहीं सकते थे। मिस्टर क्राउच ने ठंडेपन से कहा, यकीन रखो, इसे सजा मिलेगी। मालिक, विंकी अटकते हुए बोली और अपनी आंसू भरी आंखों से मिस्टर क्राउच को देखने लगी। मालिक, मालिक रहम करिए मालिक। मिस्टर क्राउच ने उसे घूर कर देखा। उनके चेहरे की लकीरें अब ज्यादा गहरी दिखने लगी। उनकी आंखों में दया ममता का नामो निशान तक नहीं था। विंकी ने आज रात को ऐसी हरकत की है जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने उससे कहा था कि वो तंबू में रहे। मैंने कहा था कि जब तक मैं समस्या से निपट कर आऊं तब तक वहीं रहे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इसने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। इसका मतलब है मुझे उसे कपड़े देने होंगे। विंकी चीखी और मिस्टर क्राउच के कदमों पर लौटने लगी। नहीं, नहीं मालिक, कपड़े नहीं, कपड़े नहीं मालिक। हैरी जानता था कि घरेलू जिनको आज़ाद करने का एक ही तरीका था, और वो ये कि उसका मालिक उसे कपड़े दे दे। ये देखना बहुत दुखद था कि विंकी मिस्टर क्राउच के पैरों के पास सुबक रही थी और अपने तौलिए को कसकर पकड़ रही थी, पर वो डरी हुई थी। हरमाइनी ने गुस्से से मिस्टर क्राउच को घूरते हुए कहा, आपकी आपकी घरेलू जिनको ऊंची जगहों पर डर लगता है और नकाबपोश जादूगर मासूम लोगों को हवा में उछाल रहे थे। अब इस बात के लिए विंकी को दोष नहीं दे सकते कि वो वहां से भाग गई। मिस्टर क्राउच एक कदम पीछे हटे और घरेलू जिनके संपर्क से खुद को दूर किया। वो उसे इस तरह से घूर रहे थे जैसे वो कोई गंदी और मैली चीज़ हो जिसके छूने से उनके चमचमाते जूते गंदे हो जाएंगे। अपने मालिक का आदेश न मानने वाली घरेलू जिनकी मेरे घर में कोई जगह नहीं है, उन्होंने हरमाइनी को देखकर ठंडेपन से कहा। ऐसी घरेलू जिनके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है जो ये भूल जाए कि उसके मालिक के प्रति उसके क्या कर्तव्य है, और जिसे याद भी ना रहे कि उसे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उसके मालिक की प्रतिष्ठा पर आंच आ जाए। विंकी अब इतना जोर से रोने लगी थी कि उसकी सिसकियां हर किसी को सुनाई दे रही थी। फिर बहुत बुरी खामोशी छा गई। मिस्टर वीजली ने खामोशी तोड़ते हुए धीरे से कहा, अच्छा, किसी को आपत्ति ना हो तो मैं अब इन बच्चों को अपने तंबू में वापस ले जाना चाहता हूँ। एमॉस, ये छड़ी जितना बता सकती थी उतना इसने बता दिया। क्या ये छड़ी हैरी को वापस मिल सकती है? मिस्टर डिग्री ने हैरी को उसकी छड़ी लौटा दी, जिसने फौरन उसे अपनी जेब में रख लिया। चलो, मिस्टर वीजली धीरे से बोले, लेकिन ऐसा लगता था जैसे हरमाइनी वहाँ से हिलना ही नहीं चाहती थी। उसकी निगाह सुबकती हुई घरेलू जिन पर टिकी थी। मिस्टर वीजली ने थोड़ी तेज़ी से कहा, हरमाइनी। हरमाइनी मुड़ी और हैरी और रॉन के पीछे पेड़ों के बीच चलने लगी। जब वो लोग उस जगह से थोड़ी दूर पहुंच गए तो हरमाइनी ने पूछा, पिंकी का क्या होगा? मिस्टर वीजली ने कहा, क्या पता, वो लोग इसके साथ कितना बुरा सलूक करते हैं। हरमाइनी गुस्से से बोली, मिस्टर डिगली हर बार उसे घरेलू जिन कहे जा रहे थे, और मिस्टर क्राउच वो अच्छी तरह जानते थे ना कि वो ये काम उसने नहीं किया, फिर भी उन्होंने उसे अपने घर से निकाल दिया। उन्हें क्या इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वो कितनी बुरी तरह डरी घबराई हुई थी? वो तो उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि जैसे वो इंसान ही ना हो। हाँ, लेकिन वो इंसान है भी नहीं, रॉन बोला। हरमाइनी तैश में आकर रॉन की तरफ मुड़ी। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके दिल में भावना ही नहीं है रॉन, ये तो गुलामी है। हरमाइनी, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात। मिस्टर वीजली ने उसे आगे चलने का इशारा करते हुए धीरे से कहा, लेकिन ये घरेलू जिन्नों के अधिकारों के बारे में बहस करने का समय नहीं है। मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें लेकर अपने तंबू में जाना चाहता हूँ। बाकी लोग कहाँ हैं? वो अंधेरे में हमसे बिछड़ गए थे, रॉन ने कहा। डैडी, सब लोग उस खोपड़ी के कारण इतने परेशान क्यों हो गए थे? मिस्टर वीजली ने कहा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं तंबू में पहुंचने के बाद दूंगा। लेकिन जंगल के किनारे पहुंचकर उन्हें रुकना पड़ा। वहां डरे हुए जादूगरों और जादूगरनियों की बड़ी भीड़ जमा थी। जब उन्होंने मिस्टर वीजली को जंगल से बाहर निकलकर अपनी ओर आते देखा तो उनमें से कई लोग आगे आकर पूछने लगे, क्या हो रहा है वहाँ? मौत का निशान किसने बनाया? आर्थर, आर्थर कहीं यह काम तुम जानते हो कौन का तो नहीं था? नहीं, जाहिर है ये उसका काम नहीं था, मिस्टर वीजली ने अधीरता से कहा। हम नहीं जानते कि निशान किसने उत्पन्न किया। ऐसा लगता है कि वो अंतर्ध्यान हो गया। माफ़ कीजिए, मुझे अपने तंबू में जाना है इसी वक्त। वो हैरी, रॉन और हरमाइनी को भीड़ के बीच से निकालकर कैंप साइट तक ले गए। अब सब कुछ शांत था। नकाबपोश जादूगरों का नामो निशान तक नहीं था। हालांकि कई जले हुए तंबुओं से अब भी धुआं उड़ रहा था। लड़कों के तंबू से चार्ली का सिर बाहर निकला। वो अंधेरे में चिल्लाया, डैडी, डैडी क्या हो रहा है? फ्रेड और जॉर्ज जिनी के साथ तो सही सलामत लौट आए, लेकिन बाकी लोग? बाकी मेरे साथ है, मिस्टर वीजली ने झुककर तंबू के अंदर घुसते हुए कहा। हैरी, रॉन और हरमाइनी भी उनके पीछे पीछे अंदर चले गए। बिल किचन की टेबल पर बैठा था। उसके हाथ से काफ़ी खून बह रहा था और उसने
उस पर एक चादर लपेट रखी थी। चार्ली की शर्ट बुरी तरह फटी हुई थी और पर्सी की नाक खून से सनी थी। फ्रेड, जॉर्ज और जिनी घायल तो नहीं थे पर सदमे में थे। आपने उसे पकड़ लिया डैडी? बिल ने तेजी से पूछा। उस आदमी को जिसने मौत का निशान उत्पन्न किया था? नहीं, मिस्टर वीजले ने कहा। हमें वहाँ पर बार्टी क्राउच की घरेलू जिन मिली और उसके हाथ में हैरी की छड़ी थी, लेकिन हमें पता नहीं चल पाया कि निशान किसने उत्पन्न किया। क्या? बिल, चार्ली और पर्सी एक साथ बोले। फ्रेड ने कहा, हैरी की छड़ी? पर्सी ने दहशत में आते हुए कहा, मिस्टर क्राउच की घरेलू जिन? हैरी, रॉन और हरमाइनी की मदद से मिस्टर वीजली ने सबको बताया कि जंगल में क्या हुआ था। पूरी बात सुनकर पर्सी गुस्से में आ गया। वो बोला, मिस्टर क्राउच ने घरेलू जिन को घर से निकालकर बिल्कुल सही किया। उन्होंने साफ कह दिया था ना कि तंबू में रहे, इसके बावजूद वहां से भाग गई। पूरे मंत्रालय के सामने उनकी नाक कटा दी। अगर जादुई प्राणी नियमन और नियंत्रण विभाग विंकी को पूछताछ करने के लिए ले जाता तो आज मिस्टर क्राउच की जितनी बेइज्जती हो जाती। विंकी ने कुछ नहीं किया था, वो तो सिर्फ गलत समय पर गलत जगह पर थी, हरमाइनी ने पर्सी से चिल्लाकर कहा। हरमाइनी का गुस्सा देकर पर्सी भौंचक कर रह गया। हरमाइनी से उसकी पटरी हमेशा अच्छी बैठती थी, कम से कम बाकी सबसे ज़्यादा अच्छी। पर्सी ने खुद को संभालते हुए गरिमा के साथ कहा, हरमाइनी, मिस्टर क्राउच जैसे ऊंचे पद पर बैठा जादूगर ऐसी घरेलू जिनको बर्दाश्त नहीं कर सकता जो पागलों की तरह छड़ी उठाकर डोलती फिरे। वो पागलों की तरह डोल नहीं रही थी, उसने तो छड़ी को बस जमीन से उठाया ही था। देखो, क्या कोई बता सकता है कि वो खोपड़ी जैसी चीज क्या थी? रॉन ने अधीरता से कहा। वो किसी का नुकसान तो नहीं कर रही थी ना, हवा में टिकी थी, उसमें इतनी बड़ी बात क्या थी? रॉन, मैंने तुम्हें बताया था ना, वो खोपड़ी वो खोपड़ी उसका निशान है, हरमाइनी ने किसी और के जवाब देने से पहले कह दिया। मैंने गुप्त कलाओं के उत्थान और पतन किताब में ये पढ़ा था। और ये खोपड़ी पिछले 13 साल से नहीं देखी गई है, मिस्टर वीजली धीरे से बोले। जाहिर है इसे देखकर लोग दहशत में आ गए, ऐसा लगा होगा जैसे तुम जानते हो कौन जिंदा हो गया। मैं समझा नहीं, रॉन ने आंखें चढ़ाकर कहा। मेरा मतलब है, आसमान में बनी एक आकृति ही तो है। रॉन, तुम जानते हो कौन और उसके समर्थक जब भी किसी को मारते थे तो आसमान में मौत का निशान छोड़ जाते थे, मिस्टर वीजले ने कहा। इससे इतनी दहशत फैलती थी जिसका तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होगा। तुम अभी छोटे हो, ज़रा कल्पना करो घर लौटते समय तुम्हें अपने घर के ऊपर मौत का निशान दिखे तो तुम समझ पाओगे कि तुम्हें अंदर क्या दिखने वाला है। मिस्टर वीजली कांप गए। ये सभी जादूगरों का सबसे बुरा डर था, सबसे बुरा। एक पल के लिए फिर खामोशी छाई रही। फिर बिल ने अपने हाथ से चादर हटाकर अपना घाव देखा और बोला, वो निशान चाहे जिसने भी बनाया हो आज रात को, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। प्राण भक्षियों ने जैसे ही उसे देखा वो घबराकर फौरन भाग गए। हम उनमें से किसी का भी नकाब हटाकर उनका चेहरा देख पाते इससे पहले ही वो सभी अंदर ध्यान हो गए। हमने रॉबर्ट्स परिवार को ज़मीन पर गिरने से पहले झेल लिया। इस समय उनकी याददाश्त सुधारी जा रही है। प्राण भक्षी? हैरी ने कहा। प्राण भक्षी कौन होते हैं? तुम जानते हो कौन के पक्के समर्थक खुद को इसी नाम से बुलाते हैं, हैरी, बिल ने कहा। मुझे लगता है आज रात हमने उनके बचे कुछ समर्थकों को देखा था जो अज़्काबान से बाहर रहने में कामयाब हो गए थे। हमें साबित नहीं कर सकते कि वो प्राण भक्षी थे, बिल, मिस्टर वीजली ने निराशा से कहा। हालांकि मेरा भी मानना है कि वो वही होंगे। हाँ, मुझे यकीन है कि नकाबपोश प्राण भक्षी ही थे, रॉन बोला। डैडी, हमें जंगल में ड्रेको माल्फॉय मिला था और उसने हमें एक तरह से ये बता दिया कि उसके डैडी भी उन्हीं नकाबपोशों में से एक थे। और हम इस सभी जानते हैं कि माल्फॉय, आप जानते हैं, किसका पक्का चमचा था। लेकिन वोल्डेमॉर्ट के साथ ही यह करना क्या चाहते थे? हैरी ने बोलना शुरू किया। सबके मुंह से आह निकल गई। जादुई दुनिया के ज़्यादातर लोगों की तरह वीजली परिवार भी वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने से बचता था। हैरी ने जल्दी से सॉरी कहकर वाक्य बदल दिया। तुम जानते हो किसके समर्थक आज करना क्या चाहते थे जब वो मगलुओं के इस तरह से उछाल कर तमाशा कर रहे थे? मेरा मतलब, उस सब ने क्या फ़ायदा? फ़ायदा? मिस्टर वीजली ने खोखली हंसी हंसते हुए कहा। हैरी, उन्हें इसमें मज़ा आ रहा था। जब तुम जानते हो कौन शक्तिशाली था तो मगलुओं की आधी हत्याएं तो सिर्फ मज़े के लिए होती थी। मुझे लगता है आज रात को उन्होंने ज़्यादा पी ली होगी और हम लोगों को याद दिलाना चाहते होंगे कि उनमें से बहुत लोग अभी भी आज़ाद हैं। एक बार फिर से छोटा सा रियूनियन किया होगा उन्होंने, रॉन ने बोला। अगर वो प्राण पक्षी है तो मौत के निशान को देखते ही गायब क्यों हो गए? उन्हें तो देखकर खुश होना चाहिए। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, रॉन, बिल ने कहा। अगर वो सचमुच प्राण पक्षी थे तो तुम जानते हो कौन के जाने के बाद उन्होंने अज़्काबान से बाहर रहने के लिए कितने हाथ पैर मारे होंगे। इस बारे में इतने झूठ बोले होंगे कि उन्हें लोगों को मारने और सताने को मजबूर किया गया होगा। मुझे लगता है उन्हें उसकी वापसी का बाकी जादूगरों से भी ज़्यादा डर होगा। जब तुम जानते हो कि इसकी शक्ति चली गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए साफ कह दिया कि उससे उनका कोई लेना देना नहीं था और अब फिर वो अपनी सामान्य ज़िंदगी जीने लगे। मुझे नहीं लगता कि
तुम जानते हो कौन उनके इस व्यवहार से बहुत खुश होगा? तो जिसने भी मौत का निशान बनाया था, हरमाइनी ने धीरे से कहा। वो प्राणभक्षियों का हौसला बढ़ाना चाहता था या उन्हें डराकर भगाना चाहता था? मिस्टर वीजली बोले, हरमाइनी, इसका तो सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, सिर्फ प्राणभक्षियों को ही मौत का निशान उत्पन्न करना आता था। जिसने भी ये निशान को बनाया होगा वो कभी प्राणभक्षी रहा होगा, भले ही वो अब प्राणभक्षी ना हो। सुनो, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर तुम्हारी मम्मी को इन घटनाओं का पता चल गया तो वो चिंतित हो जाएगी। हम कुछ घंटा सो लेते हैं और यहाँ से बाहर निकलने वाली सुबह जल्दी ही कोई आवागमन कुंजी से गुप्त मार्ग पकड़ लेंगे, ठीक है? हैरी दोबारा बिस्तर पर लेट गया। उसका सिर चकरा रहा था। वो जानता था कि उसे थकान से चूर होना चाहिए था। रात के 3 बज रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह जगा हुआ था और बहुत चिंता में था। 3 दिन पहले, हालांकि अब ये बात बहुत पुरानी लग रही थी, वो अपने माथे के निशान में होने वाले दर्द के कारण जाग गया था। और आज रात को 13 सालों में पहली बार लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का निशान आसमान में नजर आया था। इन सब बातों का आपस में कोई मतलब होना ही चाहिए। उसने चिट्ठी के बारे में सोचा जो उसने प्राइवेट ड्राइव से आने के पहले सीरियस को लिखी थी। क्या वो सीरियस को मिली होगी? वो जवाब कब देगा? हैरी ने लेटकर छत की तरफ देखा, लेकिन अब जादुई झाड़ू पर उड़ान की कोई कल्पना उसे सुलाने के लिए मौजूद नहीं थी। टेंट में चार्ली के खर्राटे गूंजते रहे। उसके बाद ही हैरी की आंख लग गई।